सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि दिल के फसाने जुबानों पर आ गए हैं और नून लीग से नून लीग ही टकराने लगी है। पार्टी के अंदर बयानी की जंग ना सिर्फ शदीद हो गई है बल्कि मीडिया पर भी लड़ी जाने लगी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मरीम नवाज ग्रुप के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को तंबीह की है, वार्निंग दी है। उनकी इस तंबीह या वार्निंग का मुख्तसर खुलासा अगर किया जाए तो यह है कि शहबाज शरीफ के बारे में मुंह से बात जरा सोच समझ कर निकालें। वो शाहिद खाकान अब्बासी ने राना तनवीर के बयान को जमहूरियत का हुस्न यानी इख्तिलाफ राय करार देकर मिट्टी डालने की कोशिश की है, लेकिन अंदर की बात बाहर आ गई है। एक पश्तून रिवायत है कि के मुताबिक जब किसी को बद्दुआ दी जाती है तो यह कहा जाता है कि जाओ तुम्हारे घर के सारे लोग बड़े हो जाए। पश्तूनों में बड़ों को बड़ी अहमियत दी जाती है। इन बड़ों को फैसलों का इख्तियार होता है। इस शिकायत का मतलब यह है कि जब किसी घर के सारे लोग बड़े हो जाएं तो फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हर कोई अपनी मर्जी राय मुसल्लत करने की कोशिश करता है जिसका नतीजा महाजराई और इख्तिलाफ की शक्ल में निकलता है। सो इस वक्त नून लीग को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है कि इसमें सब रहनुमा बड़े हो गए हैं। सबसे बड़े मियाँ साहब लड़ाई के मूड में हैं तो उनसे छोटे सुलह सफाई के मूड में। उम्र में भले ये एक दूसरे से छोटे होंगे मगर नून लीग में दोनों ही बड़े हैं। नून लीग का एक और बड़ा नाम मरीम नवाज बन गया है, जो जुबान से ये कहती तो हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन दर हकीकत मर्जी वो अपनी चलाना चाहती हैं। इनका नजरिया भी मज़ाहमत है। शरीफ खानदान या नून लीग में इख्तियारात की लड़ाई का चर्चा बहुत देर से है। शेख रशीद भी नून से शीन से निकलने की पेशगोइयां करते रहते हैं, लेकिन अब तब्दीली आई है कि शरीफों की ये लड़ाई खानदान से निकलकर पार्टी में फैल गई है। राना तनवीर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान होने वाला शिकवा जवाब शिकवा बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। कहते हैं कि शक जहर से भी बुरा होता है। इस वक्त नून लीग भी शक का शिकार है। मज़ामत पर चलना है या मुफाहमत करनी है, ये कन्फ्यूजन ऊपर से लेकर नीचे तक फैली है जिसका शुरू दिन से लीगी क़यादत इनकार करती रही है। लेकिन अब बात खुल गई है। अब जवाब क्या होगा, ये इख्तलाफ पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इसका कोई हल भी है या नहीं, राना तनवीर का मरीम नवाज ग्रुप के खिलाफ जुबान खोलने का क्या मतलब है, क्या शहबाज शरीफ भी चुप का रोज़ा तोड़ने वाले हैं और इनकी मुतवक्के गिरफ्तारी का शोर क्यों मचाया जा रहा है। सवाल ही सवाल है। इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आखिरकार लड़ाई सामने आ गई। उसामा साहब, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि अल्टीमेटली ये जो चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं ये खुल के सामने आ जाएंगी। आपको एक और बड़ी चीज़ बताता हूँ। कराची में आपने देखा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के अंदर हुल्लड़बाजी हुई और नून लीग के लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया। उस अटैक में नवाज शरीफ की तस्वीरें के पोस्टर फाड़ दिए, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी के पोस्टर फाड़े, उसके बाद मरीम नवाज के पोस्टर फाड़े। कराची तंजीम जो है मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो सलमान खान हैं और कराची के जो अफेयर्स को लाहौर से बैठ के कंट्रोल करते हैं वो राना मशहूद हैं। राना मशहूद जो है वो सलमान खान उनके खासुल खास बच्चे हैं और राना मशहूद जो मशहूद हैं वो शहबाज शरीफ के राइट हैंड हैं। आप देखें कि राना मशहूद जो है वो किस तरह से सलमान खान उनके कहने पर कैंटोनमेंट का इशू था, कैंटोनमेंट की टिकटों का इशू था और उस पर पोस्टर फाड़ दिया गया नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शाहिद खान अब्बासी का। शहबाज शरीफ का भी पोस्टर लगा हुआ था, वो तो किसी ने नहीं फाड़ा। तो चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगे, मरीम के ख़िलाफ़ नारे लगे, वहाँ पर इनके पोस्टर फाड़े गए। सलमान खान कराची के सदर हैं, वो कनेक्टेड हैं राना मशहूद के साथ और राना मशहूद है शहबाज शरीफ के साथ। दूसरी तरफ जिस तरह से आप देखें कि बड़े ओपनली राना साहब जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। राना तनवीर साहब ने बिल्कुल उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी है जो उसको शटअप कॉल दे दी कि ये तो आज से 2 साल पहले तुम्हारा बयानिया यही कुछ और था और अब तुम शहबाज शरीफ से पूछ रहे हो बयानिया। तो वो तो ओपनली कह रहे हैं मुफाहमत का जो बयानिया वही जो है वो नून लीग का बयानिया होना चाहिए। यही बात सरदार याद सादिक कर रहे हैं, यही बात जो है वो एहसन इकबाल कर रहे हैं, यही बात जो है खुरम दस्तगीर कर रहा है, जो यही बात ख्वाजा आसिफ कर रहा है, यही बात ख्वाजा साद रफीक कर रहा है कि जनाब अगर मुफाहमत का बयानिया नहीं होगा तो नून लीग का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल क्लियरली उसामा साहब, ये अब आपको आने वाले दिनों में चीजें
और क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद मरियम नवाज ने कहा कि जिसने नवाज शरीफ का बयानिया समझना है वो मुझसे आगे समझ ले, जो नवाज शरीफ से बात करना चाहता है वो मेरे से आगे बात करे। यानी कि ये ट्विटर पे उन्होंने चलवाया। तो कहने का मकसद ये है कि वो शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि भाई अगर तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया समझ नहीं आ रहा, अगर तुम चाह रहे कि नवाज शरीफ से मिल के उसके पाँव पकड़ के मैंने बयानिया समझाना है तो आगे तुम मुझसे बात कर लो। अच्छा। मैं तुमसे इस पे बात कर लेती हूँ। तो एक चीज़ तो है कि लड़ाई बड़ी क्लियर और वाज़ेह होगी। अब राना तनवीर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को तो ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा बयानिया गलत है, नवाज शरीफ को तो नहीं कह सकते। अब वो एक तरीके से उन्होंने टारगेट कर लिया शाहिद खान अब्बासी को। उन्होंने शाहिद खान अब्बासी से कहा कि भाई वो बयानिया जो था 2018 में तेरा बयानिया क्या था और अब क्या है, और शहबाज शरीफ का बयानिया बड़ा क्लियर है। अच्छा। अब राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने भी यही बात की है। अब शहबाज शरीफ जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। आप देखें कल उज़मा और तारड़ साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये दोनों टोटली शहबाज शरीफ के ग्रुप के हैं और शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ पार्टी पे अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली पार्टी में उनके हक में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही। और ये बात हमारे प्रोग्राम में हुई थी कि आप टेलीविजन पर ये चीज़ होती देखेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये जुमले देखें क्या कुछ बता रहे हैं कि राना तनवीर कह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन वो हैं और बड़ा अहम ओहदा उनके पास है, नून लीग का भी अगर देखें आप तो उन्होंने कहा शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ के खिलाफ सोच समझ कर बात करें। फिर कहते हैं कि जी आप टीवी पर ना जाया करें, शाहिद खान अब्बासी को कह रहे हैं कि वो टीवी पर ही ना जाया जा रहे, टॉक शोज में इधर उधर की बातें करते हैं। वज़ीर आज़म रहने का मतलब ये नहीं कि इन्हें हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया, जो चाहे बात करें। ये कोई ये नहीं है कि कोई तीसरे दर्जे के ये रहनुमा हैं अपनी पार्टी के अंदर, ये टॉप लेवल के हैं, सीनियर मोस्ट पोस्ट पे रहे हैं, उधर विफाकी वजीर कई दफ़ा रहे, ये वज़ीर आज़म तक रह चुके शाहिद खान अब्बासी और बार बार इंटरव्यू दे रहे थे। अब ये लड़ाई तो है, ये तो सामने आ गई सारी कहानी जिस तरह बाबू डोगरा साहब ने बता दी। पार्टी का क्या बनेगा इसके बाद? अब उसामा गाजी साहब अगर हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहें निस्बतन इसके कि ये बयानियों के जो रंग हैं या बयानियों के जो फ़र्क हैं, अगर इसको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शरीफ बरादरान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहें तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ जो होगा। अच्छा। ये क्योंकि राना तनवीर साहब जो हैं वो एक मौसन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के, और मियाँ नवाज शरीफ को बीमारी की हालत में बाहर भिजवाने के हवाले से जितनी भी गुफ्तो शनीद थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें मरकज़ी किरदार राना तनवीर साहब का था। और राना तनवीर साहब ने इस वक्त जो स्नब किया है शाहिद खान अब्बासी साहब को, अब आगे भी देख लें कि शाहिद खान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा कि आपको शहबाज शरीफ के बाद जो है वो अगर समझ नहीं आई तो आप इस तरह से आगे मज़ीद बात ना करें, आप पॉलिटिकल शोज़ में जाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप हर बात जो है उसका जवाब दें। उनका जवाब शाहिद खान अब्बासी साहब का ये है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब जब मीटिंग होगी मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछ लूँगा कि जो ये आपने बात की थी कि हम 2018 में कुछ स्ट्रेटजी थी, वो क्या स्ट्रेटजी थी, तो हम उसके हवाले से बात कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, ये सब एक पेज पे हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। अच्छा। किसी भी तरह से एक तरफ से प्रेशर डेवलप किया जा रहा है 2-3 लोगों की जानिब से, और बाकी जो हैं वो मुफाहमत की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। तो ये शौक ये किया जा रहा है हर तरफ से कि हम जो हैं वो एक ग्रुप जो है वो बड़ा साले है और एक ग्रुप जो है वो कोशिश करता है कि मज़ामत की पॉलिसी लेके चले, एक ग्रुप आइन की बालादस्ती की बात करता है और दूसरा जो है वो मुल्क की बालादस्ती की बात करता है, मुल्क के निज़ाम की बालादस्ती की बात करता है और दारों के साथ लेके चलता है जी। सबका मतम नज़र, सबकी ख्वाहिश जो है वो एक ही है, वो है इक़्तिदार हासिल करना। क्योंकि ये लेकिन जहाँ लड़ाई इस बात की है वहाँ तक पहुँचना कैसे है, लड़ाई इस बात की है वहाँ तक पहुँचना कैसे? आप कह रहे हैं पूरा कुश्ती हो रही है, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। मेरी बात सुने मुर्जा साहब, जिनके सामने ये सारा पुतली ड्रामा रचाया जा रहा है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस ड्रामे के वो शिकार हो जाएंगे और वो मान जाएंगे कि ठीक है इनका ये दोनों भाई लड़े हुए हैं और एक का बयानिया ये है, दूसरे का बयानिया ये है। वक्त आने दें, शहबाज शरीफ या तो खुल के सामने आएगा या क्लियर होगा।
वो एक के बाद जो दूसरी शर्त आनी है ना, और दूसरी के बाद जो तीसरी शर्त आनी है, ये इक्तदार का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें बड़े पुरपेच रास्ते जाने हैं। शहबाज जी को क्लियर होना पड़ना है। ये जो पुतली तमाशा है ना, ये इक्तदार तक नहीं लेके जा सकेगा, ये मैं आपको बता दूं। इस पर क्लियर कर देंगे जी गुलाम बाबर डोगर साहब। ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये नवाज शरीफ साहब और मरियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से खामोश होंगे, किस जगह डिफीट होंगे, किस जगह वो आगे आएगा। ये एक जिस तरह पिंग पोंग होता है, ये बिल्कुल उस तरह से चल रही है। और एंड रिज़ल्ट ये होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने लोगों के साथ मिल के तो वो आगे आएंगे। अगर वो इस तरह से नहीं करते हैं तो आप ये भी ज़हन में रखें कि पंजाब में और पार्टीज़ भी और लोग भी जो हैं उनको जगाया जा चुका है। चौधरी निसार अली ख़ान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन सब को कहा जा रहा है कि आप अपने तौर पे अपने लोगों के साथ राब्ते करें। फिर देखेंगे कौन सी मुस्लिम लीग जो है वो नई वजूद में आती है और जिसमें बाकी मुस्लिम लीग जो हैं वो भी शामिल हों। जिस तरह से अभी पीर पगाड़ा साहब वाली मुस्लिम लीग है वो भी नाराज़ हो गए हैं वफाक से। तो ये सारी मुस्लिम लीगों को इकट्ठा, कई दफ़ा ये बात चली है कि सारी जितनी मुस्लिम लीगें हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए और मुस्लिम को इकट्ठा करके जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये बातें आने वाले दिनों की हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से ये मैं इनको काफ़ी अर्सा मैंने कवर भी किया है, बहुत नज़दीक से देखा है। ये इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ हैं। अच्छा। एक वक्त में एक भाई जो है वो डाउन हो जाता है, एक भाई अपना इक़्तिदार हासिल कर लेता है और इस तरह से ये चलते हैं। ये स्ट्रेटजी है, कोई ना कोई रास्ता, एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ेंगे। सही है, हाँ जी, कोई रास्ता जो है वो कोई ना कोई रखा जाए, सब दरवाजे बंद न किए जाए। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये अचानक गिरफ्तारी की बात कहाँ से आ गई है शहबाज शरीफ साहब के? और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने जिक्र किया है कि जलाओ घिराव हो सकता है, छोड़ेंगे नहीं, मुज़ाहमत होगी, वो तो मरियम के लिए हुआ करती थी, शहबाज शरीफ के लिए शायद इस तरह नहीं होता। हाँ, एक दफ़ा जब उनको जाने से बाहर रोका था तब उन्होंने FIA पर धावा बोला था। तो अब ये भी होने लगा है, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी होने लगा है। समझ साहब, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बदली है। नून लीग के तमाम जो ओहदेदारान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो TV पे आते हैं, उनसे कहा है कि अब PTI के हवाले से नून लीग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। शहबाज शरीफ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पर अपनी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्टी जो ओहदेदारान है वो ज़रा तेज़ सख्त बयान दें, क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहा है और वो अब अपना वजूद साबित करना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने देखा कि मरियम जो थी एक टाइम में पार्टी को हाईजैक कर गई थी और शहबाज शरीफ जो थे वो बहुत पीछे रह गए थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा तंदो तेज़ जो है वो बयान देने पड़ेंगे। उसके लिए बेहतर ये है कि शहबाज शरीफ का जो टारगेट है वो PTI की गवर्नमेंट है। अब वो सारी पार्टी, उनके जो लोग हैं, वो अल्टीमेटली डायरेक्शन जो है वो PTI है। PTI जो है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई, उसमें उनका ख्याल था इमरान खान का कि जनाब ये शहबाज शरीफ जो है ये जो सब बेल करवा ली, FIA को चाहिए था कि तगड़ा हाथ इन पे डालते, ये बेल किस तरह से होगी। और इस पे इसके अलावा वो अपील में भी जा रहे हैं हाई कोर्ट में, इस पे अब वो बयान देना शुरू हो गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमदा शहबाज के वाले से भी बड़े बयान आए थे और जिस दिन पुलिस उन्हें पकड़ने गई थी तो उन्होंने बड़े आराम से गिरफ्तारी दे दी थी। ये जितने मर्जी बयान दे दें, जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, अल्टीमेटली ये कोर्ट से रिलीफ ले ले तो अलहदा बात है, लेकिन अगर कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो मैं देखूंगा कि कितने लोग आगे इनको बचा लेते हैं। साहब, अगली खबर पर जाना है, उससे पहले आप क्या कहेंगे, क्या बाकी शहबाज शरीफ सब गिरफ्तार होने वाले हैं फिर से? कोई गिरफ्तार नहीं होने वाले हैं, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है कि हम अगर कोई किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो, अगर किसी ने ये करने की कोशिश की तो हम ये कर देंगे। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न इस मामले में कि जब भी एजेंसीज जाती हैं पकड़ने के लिए तो गिरफ्तारी दे देते हैं। तो ज़रूर अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन ये उस वक्त देंगे जब इनको इस बात की ज़रूरत होगी। ये ख़ुद दोस्तों को कह देते हैं कि ज़रा मुझे 10-20 दिन महीने के लिए आप अंदर करें, फिर ज़रा समझ आ जाएगी बाकी लोगों को भी, मियाँ साहब को भी, तो फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा। तो ये मामला तो इसी तरह से इनके चाह रहे हैं, बड़े मोहब्बत से जाते हैं ये अंदर और बड़ी मोहब्बत से बाहर आते हैं। अब अगली खबर है, आपने मोहब्बत की बात कर दी है, लेकिन जब मोहब्बत टूटती है, इख्तलाफ होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब व गरीब सूरत हाल हो जाती है। या तो किसी से कोई ताल्लुक़ ही रहा हो, पहले से ही इख्तलाफात चल रहे हो, लेकिन मोहब्बतें जब फिर टूटती हैं तो फिर तरीन ग्रुप बनता है। तो बाबर डोगर साहब, अब इमरान खान साहब जिस तरह लाहौर में आए, पूरी लाहौर की ट्रैफिक बता रही थी आज, मैं भी जिस तरह दफ्तर पहुंचा हूं बड़ी मुश्किल से, आज बता रही थी कि जी वज़ीर आज़म साहब आज लाहौर में हैं, हर जगह एक ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल थी। बहरहाल अब
तरीन ग्रुप का क्या बनने जा रहा है? दो बातें हो रही हैं। आपके पास अंदर की खबर क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, खासतौर पे काबीना अरकान हैं, जो कह रहे हैं कि मामलात को ये फामो तफहीम की तरफ चले जाएं और तरीन साहब गिले शिकवे भी तेज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपना ग्रुप बिठाकर वो ये इशारे भी दे रहे हैं कि शायद आपको बड़ा सख्त जवाब आएगा। एक तो यह कि दोनों तरफ से सख्ती वाला मामला कहा जा रहा है कि जी कोई इनके लोगों को पंजाब से शायद निकाल दिया, जिस तरह ओन चौधरी का मामला हुआ, वहाँ से निकाला जाएगा मुशीरों को और वज़ीरों को, और उन लोगों को रख लिया जाएगा जो इनमें से तोड़े जा सकते हैं। और विफाकी सतह पर यह हो रहा है कि इंगेज किया जा रहा है तरीन साहब को। ये क्या हो रहा है? उसामा साहब, ओन चौधरी साहब का जो इशू था वो इशू कुछ और था। मेरा मतलब कि जहांगीर तरीन का जो उन्होंने खुद जो स्टेटमेंट दी ओन चौधरी ने, वो यही थी कि जी कि मुझे ये कहा गया कि यहाँ आप जहांगीर तरीन ग्रुप में आ जाएं या PTI में आ जाएं, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई हिंट नहीं मिला कि उनको कोई ऑप्शन दिया गया था या नहीं दिया गया था। हाँ, वो एक कोऑर्डिनेटर थे। कोऑर्डिनेटर का कोई इतना ख़ास कोई बड़ा ओहदा नहीं है। ये ना कोई ये कोई आइनी ना ये कोई कानूनी ओहदा है। ये एक नोटिफिकेशन, हज़ारों कोऑर्डिनेटर हैं CM के इस तरह के। जी, असल इशू ये था कि जहांगीर तरीन ने मरी में भूरबंद में एक 3 रोज़ा मीटिंग बुलाई थी। मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। तो मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, नुमान लंगरियाल साहब। उन्होंने कहा कि जी मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप से बात हुई थी। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल इस मीटिंग को कैंसिल किया जा रहा है और आप लोगों ने अभी फ़िलहाल खामोश रहना है, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, और आप देखें कि आगे क्या होता है। तो लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है, और फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें कोई ऐसी होंगी, कोई मिनिस्टर्स को निकाला जाएगा या असम्बली के अंदर कुछ होगा या कुछ होगा। फ़िलहाल दोनों तरफ से खामोशी ही है, जो मेरी इतलात हैं। अच्छा, चीज़ें इसी तरह से खामोशी से चलेंगी और कुछ नहीं होना। ओन चौधरी का मामला कुछ और था। ओन चौधरी को भी पता है किस वजह से उसको निकाला गया, क्या वजूहत थी, लड़ाई क्या थी। लड़ाई कुछ और थी, उस वजह से उनको निकाला गया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो कहा गया कि जी आपकी वफाक में सर्विसेज चाहिए, वो भी कुछ तो ये कहा कि जी वो कह रही थी कि मुफाहमत होनी चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। टीवी पर आके भी उन्होंने इस तरह की बातें की। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये वजह थी, ये वो तरीन ग्रुप के खिलाफ एग्रेसिव नहीं हो रही थी। यानी ये भी नहीं, तरीन ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। फिरदौस आशिक अवान और तरीन ग्रुप का आपस में कुछ लेना देना नहीं। उनको उनकी निकलने की वजूहत बिल्कुल डिफरेंट थी। सियालकोट में इलेक्शन हुआ, उसमें जो बरियार फैमिली थी वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही थी। बरियार असम्बली को कावदी से तोड़ के वो लेके आई। बरियार फैमिली जो है वो CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो उन पे कुछ इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, कुछ इलेक्शन में एक्सपेंडिचर्स के हवाले से उनके दरमियान इख्तलाफात हुए। बरियार फैमिली फिरदौस आशिक अवान के दरमियान इख्तलाफात हुए, और वो इख्तलाफात इतने बड़े कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए और ये फ़ैसला किया गया कि उनको निकाला जाए। कुछ निजी महफलों में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने CM पंजाब के हवाले से कुछ बातें की जिससे CM खुश नहीं थे, और CM इस चीज़ पे भी खुश नहीं थे कि फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो उनको उस तरह से प्रमोट नहीं कर रही जिस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये 3-4 का एक मसला रहा है, 3-4 मिलजुल के चीज़ें सामने आई थी जिसकी वजह से फिरदौस आशिक अवान को निकाला गया। बाबा डोगर साहब वो बात तो बताएं कि जो बीबी ने ये कहा था फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कि थोड़ी सी गांड टिली करो, वो किसको कहा था? बरियार फैमिली को कहा था, और किसने कहा था? चलें ये बताएं गुलाम रसा साहब, ये तरीन ग्रुप का और इमरान खान साहब, ये अब दो चीज़ें चल रही हैं अखबारात में, मीडिया में। एक तो ये है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि चले मामला तय कर लेते हैं, ज़ाहिर है तरीन ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होंगे। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से एग्रेशन अब नज़र आएगा। मतलब खबरें ये हैं कि जी जो तो इनमें लोग हैं जो अभी मुशीर हैं या वज़ीर हैं पंजाब में, तो उनको कुछ को निकाल दिया जाएगा, कुछ इस ग्रुप में से लोगों को रख लिया जाएगा कि भाई आप अगर टूटते हैं आ जाएं, आपको हम वजारत मुशीर यानी काबीना में बना लेते हैं, कोई हिस्सा दे देते हैं। और जबकि विफाकी सतह पर कुछ लोग हैं। जी हाँ जी, उसामा साहब, वो आपने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर सुना होगा ज़रूर कि माड़ेदा की ज़ोर मोहम्मद नस पैना या रो पैना। अच्छा। ये जो ये है ना लोग हमारे जहांगीर तरीन ग्रुप, ये उस वक्त तक बहुत इंटैक्ट था और बड़ा पावरफुल था जब तक बजट पास नहीं हुआ था। अब इसके बाद तो लेजिस्लेशन में किसी जगह ऐसी फौरी तौर पे ज़रूरत नज़र नहीं आती है। तो उस वक्त मामला थे नो रिटर्न पर पहुंच गए थे। ठीक, तो वहाँ ये था कि तख्त या तख्ता था कि वो उस वक्त ये उल्ट पुलट कर सकते थे गवर्नमेंट पंजाब की को भी
और फेडरल की को भी, ये तो पक्की बात है। उस वक्त इनको फिर बड़े आराम से बातचीत करके उनको ज़मानत दिलवा के और उनको कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है FIA में, तो जहांगीर तरीन साहब को ठंडा किया गया। अब इनके पास पूरा 1 साल है, इस साल में चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये खेल शुरू किया गया है और ये खेल मैं आपको बताऊं कि वफाक में बैठी हुई 2 या 3 शख्सियात हैं, वो ये दोबारा नो रिटर्न पे लेके जाएंगी। अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है तावक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मिन्नत करें या वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तरला करें या शहबाज शरीफ साहब को कहें कि आप यहाँ पे साथ मिल के इकट्ठा करके कोई वहाँ ले आएँ तहरीक अदम एतमाद, तब तो इस बात को वो अपनी ग्रुप की जो अफवादियत है, अहमियत है, वो मनवा सकेंगे। लेकिन ये इसी तरह से जिस तरह से ये अभी एक शख्स को नज़ीर चौहान को बुलाया गया, तोड़ा गया और फिर उसके बाद माफ़ी मांग ली, उन्होंने तौबा तायब हो गए। इसी तरह से 1-1, 2-2 करके ये आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे और लेके जाते जाएंगे। लेकिन मामलात, मैं ये आपको ख़बर है ये बकाया तौर पे कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। मामलात बड़े आसान सहल नहीं है। हाँ जी, तो ये जो कोशिशें हो रही हैं काबीना स्तर पर कुछ लोग जी कोई मामला निमट जाएं, कुछ इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो लग रहा है ना कि नीचे चले गया है, कोई FIA की तरफ से हम उस तरह तेज़ी नहीं देख रहे शुगर स्कैंडल में कोई तरीन साहब के ऊपर हाथ डालने की। तो ये ना हो कि अब अगला बजट भी तो आना ही है ना गुलाम रज़ा साहब, ये तो नहीं कि अब मामला रुक गए हैं, अभी कानून साजी भी तो होनी है, आगे ज़रूरत तो पड़नी है इस ग्रुप की। अगर ये अलहदा हो जाए तो हुकूमत का रहना मुश्किल है, पंजाब में भी, वफाक में भी। वो कानून साजी में तो आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी वोट डालती रही है और डाल देगी। और बाकी लोग भी वोट डाल देंगे। जिस तरह की कानून साजियाँ हो रही हैं उस तरह की कानून साजी में जब वोटों की ज़रूरत होगी तो वोट डलवा लिए जाएंगे। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि तरीन ग्रुप के एक बंदे को बाकायदा टेस्टर लगा के चेक किया जाएगा कि हाँ जी आप नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, किधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, एक चीज़ तो उनको बड़ी क्लियर वाज़े है कि अगले इलेक्शन में इनको टिकटें नहीं मिलनी PTI की तरफ से। इस चीज़ की उनको पक्की खबर है बाबर साहब, पक्की बात कह रहे हैं। ये उनको क्लैरिटी है, ये सभी को क्लैरिटी है। और उनको ये भी पता है कि अगर हम इकट्ठे रहे तो अगले इलेक्शन में हमारी इफादियत होगी, अगर हम टूट गए तो हम टगे टोकरी हो जाएंगे। एक थ्योरी है बाबर साहब कि ये ग्रुप है जो मेक और ब्रेक हो सकता है। जनूबी पंजाब का इसमें ज्यादा हल्का शामिल है तरीन ग्रुप में, तो कल को कोई भी गवर्नमेंट बनती है ताकि विफाकी हुकूमत तक ये वो ग्रुप होगा जो बहुत अहम बन जाएगा कल को। आपको क्या लगता है ऐसा है कि इसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकेगी? देखिए ऐसा भी समझ एक मिनट, इनको ये भी पता है कि फिलहाल अगर ये गवर्नमेंट के साथ टकराव करते हैं तो इनको बेड़ा गर्क इन्हीं का होना है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना। ठीक है, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि फिलहाल ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जहांगीर मैंने आपको कोट किया कि नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि जहांगीर जी ने कहा कि फिलहाल बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, अभी हमने कुछ नहीं करना। मरी के अंदर बुरबन में 3 दिन की इन्होंने वहाँ पे मीटिंग बुलाई हुई थी, स्ट्रेटजी बनानी थी, वो कैंसिल कर दी है मीटिंग। तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी में नहीं है, गवर्नमेंट को इतनी जल्दी नहीं है कि इनको टेस्टर लगाया। अभी इनके 3 मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट में, मेरी इत्तला के मुताबिक फिलहाल किसी को नहीं निकाला जा रहा। लेकिन सर ब्रेक है, गुलाम रज़ा साहब वेरी बहुत थोड़ा वक्त है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है वाकई ये थ्योरी सही है कि ये ग्रुप जो है बड़ा अहम हो सकता है अगली जो भी हुकूमत बनेगी 2023 में? बिल्कुल, ये ग्रुप अहमियत का हामिल है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिक्स जो है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर उनकी पॉलिटिक्स, ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, न्यूज़ अपडेट्स है, मेरा कुछ सवाल भी लंबा हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में बिल्कुल वो वहाँ पर थे और एक अहम शख्सियत का कत्ल हो जाता है, लम्हा फिक्रिया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि वज़ीर आला पंजाब एक जगह पर हों और वहाँ पर फायरिंग करके किसी को कत्ल कर दिया जाए। अब असद खोखर साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनके बेटे की शादी थी, वहाँ पर उनके बड़े भाई को कत्ल कर दिया जाता है और CM का स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है, बड़ी देर तक वहाँ पर वो रहे। तस्वीर भी वहाँ पर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, हर जगह के वो वहाँ पर थे और
और उसके बाद होता ये है कि कहा जाता है एक दूसरे पर इल्ज़ामात कि जी वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लैप्स था, और कुछ कहते हैं जी वज़ीर आला का बताया हुआ था कि उन्होंने आना है तो सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं चेक की गई, जबकि उसने कातिल ने पिस्तौल अपने पास रखी हुई थी। काफ़ी देर वो बताता है कि जी मैं तो बैठा रहा तकरीब में और ये कोई पुरानी दुश्मनी थी, मेरे भाई और चचा को कत्ल किया था और उसमें मुबश्शिर होकर मुलव्वस थे और इस वजह से मैंने उनको कत्ल कर दिया। अब बाबर डोगर साहब, ये एक हमने तो यही सुना है कि किसी भी, और मैंने देखा भी है अगर कभी कहीं जाना होता है कि उससे पहले बड़ी चेकिंग होती है, एक एक कौन कौन आपके पास आ रहा है, कौन शख्स कहाँ पर बैठेगा, मौजूद है कौन, और वॉक थ्रू गेट्स होते हैं आमतौर पर, हर शख्स की चेकिंग होती है। ये सब कैसे हो गया? उसामा साहब, मैंने काफ़ी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी पुलिस ऑफिसर मेरी बात भी हुई है। आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, पुलिस की एक मीटिंग हुई थी, जॉइंट एक मीटिंग हुई थी जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी थी, पुलिस भी थी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। उसमें ये कहा गया था कि वो तमाम VVIP पर्सनैलिटीज़ जिनको प्रोटोकॉल दिया जाता है वो अपनी कहीं भी जहाँ उन्होंने जाना है 2 दिन पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी और एजेंसीज को इन्फॉर्म करेंगी कि वो वहाँ पर जा रहे हैं ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ली जा सकें। और ये CM को भी कन्वे किया गया था, CM की जो प्रोटोकॉल है उसको भी कहा गया था। अब इशू ये था कि जो SHO है वो ये कह रहा है, या SP सिक्योरिटी ये कह रहा है कि CM ने जब फैसला किया कि उन्होंने शादी पे जाना है, सिर्फ वो शादी से आधा घंटा पहले फैसला किया गया कि शादी पे जाना है। अच्छा। और CM की जो सिक्योरिटी थी वो बाकायदा तौर पे उसको उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाई। SHO कहता है कि जी मुझे 20 मिनट पहले पता चला कि CM आ रहे हैं और हम वहाँ से भागे। उस वक्त ना वॉक थ्रू गेट्स जो है वो उसका इंतज़ाम हो सका, ना प्रॉपर सिक्योरिटी का हो सका, ना सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सकी, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था। आधे घंटा 20 मिनट में ये सारी डिसीजन हुआ और वहाँ पर जिस तरह जब वो वहाँ पर पहुँचे थोड़ी देर के बाद CM आ गए। जो SP सिक्योरिटी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ 20-25 मिनट पहले हमें ये आगाह किया गया, CM की सिक्योरिटी ने आगाह किया कि CM जो है वो फलाने जगह पर शादी पे जा रहे हैं। तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था। शादी में जो लोग थे, अमूमन होता ही है कि CM का प्रोटोकॉल लगता है, वहाँ पर बाकायदा वॉक थ्रू गेट्स लगते हैं, सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है वहाँ पर, उसके बाद CM को आने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो होच पोच हो गई और कोई चीज़ उस तरह से अरेंज नहीं हो सकी। वो जो बंदा था, वो नाजिम जो था, वो उस वक्त अंदर था और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। जो ही CM जो है वो बाहर आए हैं और ये उनको लेके बाहर छोड़ने आए हैं, तो उसने उसी वक्त, अभी CM गाड़ी में बैठ रहे थे तो उसने उस पर गोली चला दी। जो सिक्योरिटी थी उसने उसी वक्त जब गोली चली, सिक्योरिटी ने CM की गाड़ी बंद की और उनको वहाँ से फौरी तौर पर रवाना कर दिया। CM की सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी के बंदों ने जी उन्होंने पकड़ाया। CM की सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी, CM गाड़ी में बैठ रहे थे, ये दोनों भाई गाड़ी के सामने, तीनों भाई खड़े हुए थे। जब उसने फायर किया उस वक्त CM गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे। जो ही फायर की आवाज़ हुई उसी वक्त उस गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया गया और CM को फौरी तौर पर वहाँ से रवाना कर दिया गया। अब मसला ये है कि बार बार ये चीज़ जो है वो कन्वे की जाती रही, इस पर बेतहाशा मीटिंग्स हुई हैं कि CM या जितने भी ऐसे VVIP लोग हैं उन्होंने जब भी कहीं जाना होता है, जब भी उनकी कोई मूवमेंट होती है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी टाइम पहले बताएं। उन्होंने तो जो प्रोटोकॉल है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले CM को बताया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई आम शख्सियत आ रही है, जाहिर है कि फिर एक प्रोटोकॉल है और इस वजह से कि थ्रेट ज़्यादा होता है। अब मैं देख रहा था गुलाम मिर्ज़ा साहब कि जी IG पंजाब ने कहा है कि जी थ्रेट है। अब मुहर्रमुल हराम का महीना भी है और उस हवाले से कहा जा रहा है जी अहम शख्सियात, उसमें उलमा भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, दीगर अहम शख्सियात जो हैं उनको रिस्क है और इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। अब आप देखिए कि एक तरफ ये आता है कि जी ये प्रोटोकॉल कम करना है, सिक्योरिटी कम करनी है। बहुत से लोगों से हाल ही में जो अपोजिशन के लोग भी थे उनसे भी सिक्योरिटी कम की गई और इमरान खान साहब ने कहा जी ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई गालिब फ़ारूक हबीब साहब की वीडियो थी कोई कि जी वो फैसलाबाद में घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और प्रोटोकॉल है, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ। उन्होंने कहा जी बस 2-2 मिलेंगे। उस पर बहुत से वफाकी वज़रा ने एतराज़ भी किया। एक तरफ हम ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ भी थ्रेट अलर्ट आ जाता है कि जी ये ख़तरात हैं। तो अब जमशेद दस्ती साहब साबिक रुकन कौमी असम्बली, उनके भाई का भी कत्ल हो जाता है, उनके भी बड़े भाई का कत्ल हो जाता है। तो अहम शख्सियात की सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन ये तो एक नज़र आ रहा है कि असलहा इतना आम है। लाइसेंस वाले असलहे से ये मुबश्शिर खोकर साहब का कत्ल हुआ है, लाइसेंस वाला असलहा था। ये भी तो एक लम्हा फिक्रिया कि जिसके पास कहीं से भी वो बंदूक पकड़ ले, कहीं से भी आ जाती है और वो चला भी जाए और
किसी को भी कहीं भी दिन दिहाड़े इस तरह मार दिया जाए, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो ख़राब है। और अगर हम इस तरह से VIP की सिक्योरिटीज़ के हवाले से बात करें तो 3-4 बड़े क्वेश्चंस हैं जो लाहौर वाले इंसिडेंट के ऊपर आ रहे हैं। एक पहले तो बात ये है कि 1500 लोगों की तकरीब थी इस कोविड में, जब तकरीब करने की इजाज़त नहीं है और इस तरह की क्या वो तमाम जो थे वो कोविड का टेस्ट उनका हुआ था, जिन लोगों को बुलाया गया था। जरदारी साहब ने भी अपने बेटी की शादी की है, कोई वहाँ इतने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मदऊ किया गया, बाकी लोग भी शादियाँ करते हैं चंद एक लोग हालात के मुताबिक। तो ये 1500 लोग जो थे और फिर सूबे के सरबराह का उस तकरीब में जाना कि जी वो 1500, उनको पता भी है कि 1500 लोग हैं, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद वहाँ वॉक थ्रू गेट नहीं लगा हुआ था, वहाँ से किसी को चेक नहीं किया गया और वहाँ जो कातिल था नाज़म वो उसी तरह से अपना लेके असला और वहाँ पे मौजूद था। और जो खोखर साहब कत्ल हुए हैं उनका आमना सामना भी हुआ है उस तकरीब में उसके साथ। फिर उनको भी ये शायद शादी में इस तरह से उनको ख्याल नहीं आया कि ये हमारे दुश्मन हैं तो ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो वज़ीर आला अपनी गाड़ी के पास थे। तो ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पंजाब IG पंजाब के ऊपर या वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो इन हवाले से चीज़ों को क्लियर करते हैं उनके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि मुर्तज़ा साहब एक मिनट ठहरे, एक चीज़ असल इशू ये है जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है, मेरी उनसे बेतहाशा इस पर डिस्कशन हुई है, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए टाइम चाहिए। ये नहीं हो सकता कि CM जो है वो एकदम निकलें और सीधा कई जगह पे, और ये उनका निजी दौरा था, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था और उन टाइमली बताया ही नहीं गया। अब मेरा मतलब है कि उनको कोई वही तो नहीं नाजिल हो जानी कि CM एकदम घर से निकलें और कहीं चल पड़े, तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो उसका क्या करेंगे। CM का जो ज़ाती प्रोटोकॉल है वो कन्वे तो उसी टाइम कर सकता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए टाइम चाहिए, वॉक थ्रू गेट्स लेके आने हैं, लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, जो शादी के अंदर है उनकी टोटल चेकिंग होनी है, तो वो सारी चीज़ें तो एकदम नहीं हो सकती। ये तो बाबर डोगर साहब, ये तो जो उनका स्टाफ है PSO to CM हैं या जो उनके सेक्रेटरी हैं या उनके जो उनके साथ दीगर लोग होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, वो क्लियर करते हैं तो वो जाते हैं, अदरवाइज CM को अलाउ ही नहीं है कि यही जो इशू है ना यही डिबेटेबल है कि जब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी तो CM वहां पर क्यों गए। फिर आपने जो एक बड़ी अहम बात की है, मैंने कहा सर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में बाबर साहब वज़ीर-ए-आज़म हंगामी दौरे भी करते हैं, बगैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद में चले जाते हैं। एक मिनट सर, जो मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अहम बात की है, पंजाब में कोविड है, पंजाब में सख्ती से ये चीज़ मना है कि 300 से ऊपर शादी नहीं हो सकती, वो भी ओपन प्लेस पे होगी। मैं कम से कम 5 शादियां खुद मैंने ऐसी देखी हैं पिछले 3 महीनों में जहाँ पर CM इन्वाइटेड थे और वहाँ पर 2000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी। अब आप इससे चीज़ से लगाएं कि कोविड में जब गवर्नमेंट ने खुद बैन लगाया हुआ है तो CM शादियों पे जा रहे हैं और अटेंड भी कर रहे हैं, और आम आदमी के लिए शादी पे बैन है वहाँ पर। अच्छा, एक और बात मेरी नज़र से गुजरी कि गालिबन किसी और कत्ल में भी ये शख्स, ये नाज़िम जो है, ये 8 साल शायद जेल काट कर आया। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने कहीं देखा इस बात पर। अगर ये ऐसा है तो ये भी तो एक अजीब बात है गुलाम रसूल साहब, कि हमारे यहाँ हम देखते हैं अभी ये कुछ अर्सा पहले इतना खौफनाक जो वाक़या हुआ मोटरवे रेप केस था, उसमें भी वो पहले भी इस तरह से वो पूरा गैंग इसमें मुलव्वस रहा है, पहले भी इस तरह से रेप के वो उनको जुर्म साबित हुए तो रिहा हो जाते थे। देखें ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये हैं प्रोसिक्यूशन के इश्यूज़ हैं। लोग जो हैं वो जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि वो उनके चचा के कत्ल में ये जेल थे, लेकिन बाद में पता चला पुलिस ने बताया कि इनका कोई चचा कत्ल नहीं हुआ, तो ये खुद ही यानी कि कुछ चीज़ें इस तरह की मैनेज कर रहा था, किसी और केस पे होंगे, जब फ़र्ज़ कर लें कि 302 में भी होंगे। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो पंजाब में ख़ास तौर पे मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ इतनी थर्ड क्लास प्रोसिक्यूशन है कि वहाँ जो शख्स कत्ल करता है उसको आप 6 महीने, साल, 2 साल के बाद
वो छूट जाता है। साहब ये जो आपने बात की है, ये जो हमारे यहाँ दुश्मनियां चलती हैं, ये पंजाब में भी इस तरह से देखा गया है। लोग एफआईआर तक नहीं कटवाते कि जी हम खुद बदला लेंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि पुलिस कहती है कि इसका कोई चचा कत्ल नहीं हुआ, तो ये वो जो हायर्ड गन कि ये भी तो हो सकता है कि पैसे लेकर और कोई दुश्मनी है और उन्होंने इनको पैसे दिए हों, इस शख्स को पैसे दिए हों कि तुमने ये काम करना है। बाउड साहब ये भी तो होता रहा है और मैंने देखा कि जहां खानदान दुश्मनियां खुदा न खास्ता चल पड़े तो ये तबाही होती है। ये जो मुल्जिम है, ये जो था ये जो नाज़िम मुल्जिम है, ये खोखर जिनको कत्ल किया गया उनका गनमैन था और किसी एक कत्ल में ये अंदर हो गया और उसका ये ख्याल था, उसको ये यकीन दहानी कराई गई कि उसको जल्दी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाद में उस केस को परसू नहीं किया गया जिसका उसको रंज था। अब दूसरी तरफ असद खोखर साहब जो हैं, आपको याद होगा 1 साल पहले उनको मिनिस्टर बनाया गया था, उन्होंने ओथ भी ले लिया था मिनिस्टर का, और उस वक्त मीडिया में ये खबरें आई थी कि असद खोखर साहब के ख़िलाफ़ 25 कत्ल की FIR हैं, 25 कत्ल की FIRs हैं। और उस वजह से उनको इमरान, जब यह बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची तो उनको महकमा नहीं दिया गया और कुछ अरसे के बाद उनसे ओहदा वापस ले लिया गया था। उसके बाद ये है कि उनको दोबारा अब ये जो कत्ल वाले दिन उनको दोबारा नॉमिनेट किया गया था मिनिस्टर के लिए और अगले दिन उन्होंने अपना ओथ लेना था। अब एक चीज़ ये भी है कि उनके ऊपर 25 FIR थी, 2 के किसी में उनको सज़ा नहीं हुई या वो सज़ा याफ्ता नहीं है, लेकिन उन पे 25 कत्ल की FIR एग्जिस्ट कर रही थी। कुछ में वो जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। तो जब किसी पे इतनी ज़्यादा FIRs हों तो फिर वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ऑल दी मोर रीज़न वहाँ पर सिक्योरिटी मज़ीद टफ होनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके कि वहाँ पर पहले ही CM एंगेज करते, सिक्योरिटी इदारे जो थे वो उनको पहले से ही बताया जाता तो शायद चीज़ें इस तरह से ना होती। अच्छा, ये पहले भी गुलाम रज़ा साहब इसी तरह, यानी ये मे बी ये इनकी इमीडिएट फैमिली ना हो, लेकिन इसी तरह खोकर फैमिली कही जाती है, पहले भी इस तरह फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं इस तरह शादियों में, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। तो ये एक अलर्ट तो था, ये तो ख़तरा तो था, जिस तरह भी बाबर साहब कह रहे हैं कि जितनी FIR किसी शख्स पे हो तो दुश्मनी तो पुरानी, ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस से कोई ढकी छुपी बात हो कि असद खोकर साहब जो है इनकी कोई दुश्मनियाँ चल रही हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं। देखें, ये वज़ीर आला साहब का ये पता नहीं बहुत ज़्यादा खुद एतमादी थी उनकी कि वो वहाँ चले गए हैं। इनकी जो बुक होती है सिक्योरिटी बुक, रेड बुक कहते हैं, उसमें बाकायदा तौर पे मेंशन होता है, उसमें रूल्स हैं कि आपको जहाँ से आपका स्टाफ अलाउ नहीं करता आप नहीं जा सकते। खुद एतमादी इतनी ज़्यादा होगी। सर ब्रेक है, गुलाम रज़ा साहब ब्रेक है, आगे हमने बात करनी है कि किस तरह जो इदारे हैं पाकिस्तान के जिनका काम है कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकें, वो खुद ही गलत काम करवाते हैं, खुद उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, खुद इस तरह की इजाज़त देते हैं। ब्रेक के बाद बताइए। अब पता चला। अब पता चला। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मनाजिर पाकिस्तान की तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपने देखे कि किस तरह सैलाब गाड़ियाँ बही हैं और इस्लामाबाद कैपिटल और अजीबोगरीब सूरत हाल, लोग परेशान हो, किसी ने जी क्लाउड बर्स्ट था, इतनी बारिश हुई कि संभल ही नहीं सकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुला कि असल में तो जो नाला बनाया गया था उसी के रास्ते में बड़े बड़े प्लाजे बना दिए गए कि वो जो पानी था, सैलाबी पानी, रेला जो आया वो जा ही नहीं सका उस नाले में। और वही जो हम कराची के हवाले से देखते हैं, वही जो हम रावलपिंडी नाला लई के बारे में सुनते हैं, और इसी तरह तो वही मामला हुआ कि जी वहाँ तो बिल्डिंग कैसे बन गई, अच्छा अब जी एक्शन होगा, जी इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इन्होंने कैसे बना लिया। तो असल कहानी ये है कि CDA ने खुद इजाज़त दी थी कि वो जो नाला 40 फुट चौड़ा था उसको 18 फुट कर दिया जाए। तो ये फिर गुलाम रज़ा साहब, इसको हम हादसा तो नहीं कहेंगे, ये तो फिर करप्शन है, ये तो 2 नंबरी है, ये तो जुल्म है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जिस तरह जो लोग उसमें जांबाक हुए, कम से कम एक माँ और उसका बेटा, जहाँ तक मुझे याद है कि वो भी इस तरह नीचे थे, बेसमेंट में थे, और वो इसमें हलाक हो गए। तो ये तो फिर कत्ल जो है CDA पर आते हैं, ये तमाम जो लोग मारे गए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसमें ख़ास तौर पे देखिए, जब ये दी गई मंजूरी हमें उस वक्त से लेना है मामलात को। अगर आज की बात करते हैं, आज जो चेयरमैन CDA हैं आमिर अहमद अली, उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बना रखी है, और उनका ये कहना है कि वो करार वाकई सज़ा देंगे।
और बड़े अपराइट ऑफिसर हैं आमिर अहमद अली, और वो डेफिनेटली इसके ऊपर पूरा उनका इख्तियार है उसके मुताबिक ये महकमाना कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके खिलाफ होंगी। अब बंदे जो थे वो कौन कौन थे? एक तो मेंबर प्लानिंग थे, उनका नाम था अजीज़ कुरैशी। उनके साथ थे डीजी प्लानिंग, उनका नाम था गुलाम सरवर सिंधु। उसके साथ थे डायरेक्टर, वो थे आशिक गौरी। और एक पीडी थे प्रोजेक्ट मैनेजर, वो लियाकत मईनुद्दीन काजी। अच्छा, ये लोग थे। एक इनके साथ एक डीडी भी थे, जफ़र इकबाल जफ़र। मैं आपको बताऊं बड़े ईमानदार लोग भी होते हैं। अच्छा, ये पूरा ग्रुप मेंबर प्लानिंग से लेके डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर तक सब लिख रहे हैं कि हमें इनको इजाज़त देनी है, इनका जो पुराना लेआउट प्लान है उसमें नज़रसानी करके देनी है। और एक बंदा जिनका नाम डीडी ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, उन्होंने पैरा लिखा। उन्होंने कहा ये ना करें, इसके नुकसानात होंगे, इसके नुकसानात होंगे। ये फ़ाइल सीडी में मौजूद है, कोई भी शख्स अगर निकलवा के पढ़ना चाहे वहाँ पे पढ़ सकता है। उनका पैरावाइज कमेंट है जिसमें वो लिखते हैं कि ये काम ना किया जाए। नज़रसानी प्लान जो है वो 181 कनाल 2 मरले का है, और अगर हमने 30 फुट चौड़ी को गली नंबर 2 जो है, अगर उसमें हमने कमर्शियल प्लाजे बनाए या हमने रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो वहाँ क्रिएट किए तो उससे नुकसान होगा। और वो ये बात लिख रहे हैं। उसको सर्कल किया गया और उसको क्या नाम दिया गुलाम सरवर सिंधु साहब ने, वो लिखा कि ये शैतानी सर्कल है। ये शैतानी सर्कल अंग्रेज़ी में उसको वो जो था लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि ये शैतानी सर्कल है। उनसे पूछा गया था कि भाई शैतानी सर्कल कैसे कह दिया आपने? कहते असल में मैं वजाहत चाहता था कि ये क्या आपने लिखा है, क्यों लिखा है। तो इस चीज़ की, हालांकि ख़ुद जो डीजी प्लानिंग है उसको नहीं पता कि ये जो गली छोटी की जा रही है, यहाँ 20 कमर्शियल और 20 जो हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जा रहे हैं जी। तो कितने इनको मिले होंगे? ज़रा इनके एहसासे तो चेक किए जाएँ। देखें, बात ये है कि जब ये तहकीकात हों, इनके एहसासे हम भूल जाते हैं। अभी ये केस हुए, इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस हुए। इनका नाम 3, 4, 5 और केसेस में भी शामिल है, गुलाम सरवर सिंधु साहब का। अच्छा। और पता नहीं कितने केसेस हैं। और फिर अभी भी डीजी हैं वो, अभी भी डीजी मौजूद हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में, और वो वही काम वहाँ पे जारी है जो अरसा दराज से उन्होंने किया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट से इनको नोटिस होते हैं, कभी नैब से नोटिस होते हैं, कभी FIA से नोटिस होते हैं, जनाब आराम से बच जाते हैं। तो ये क्या मैं आपको ये अर्ज करूँ जी गुलाम साहब, बात मुकम्मल कीजिए। ये डीडी ने जो पैरा 77 है उसमें लिखा था, ये जफ़र इकबाल जफ़र साहब जो हैं उनने कहा था कि अक्स शजरी और फ़र्द जमा बंदी 2 चीज़ें होती हैं। अक्स शजरा होता है जो लट्ठा जिसको कहते हैं हम, वो पुराना तकरीबन कोई 100 साल पुराना लट्ठा होता है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि उसको हम वो लेके आएँ, उसको देख के तो इसमें फ़ैसला करें, अदरवाइज़ जो है ये फाइल जो है डिसमिस हो जाएगी। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनी गई और गुलाम सरवर सिंधु साहब ने मंजूरी के लिए, और उसके बाद हमने ये सब तबाही देखी। अच्छा, अब इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जी वो कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ कहेगी पीछे थे जी, 2012-16 की बात है, या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या नून लीग के गवर्नमेंट में जनाब ये करप्शन होती थी। मैं इस बात को इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब आपकी गवर्नमेंट है तो हम ये नहीं कह सकते जी पीछे करप्शन हुई और उसी वजह से हुआ, या तो उन चीज़ों को दोबारा देखा जाए। अब बाबर डुगर साहब, हम देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नई बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि नाकिस मटेरियल लगा होता है, उसमें लोग मर जाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा कत्ल इसको कहना चाहिए। तो ये जब इस तरह अप्रूवल दी जा रही होती है, कोई खौफ नहीं होता कि इस वजह से लोग मरेंगे? एक तो है कि चलो जी रिश्वत ले लिया, पैसा बना लिया, अच्छा क्या होगा, चलो थोड़ा तंगी होगी ना, लोग तंग होकर गुजरेंगे, सड़कें इतनी बनानी थी, कब्रिस्तान की जगह इतनी देनी थी, या इतना कमर्शियल होता हमने ज़्यादा की दे दी, कोई इधर हो गया वो। इसमें ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। ये ऐसे ही नहीं होता कि ये पूरी जो प्लानिंग दी जाती है सोच समझ के दी जाती है। तो जब ये होता है उस वक्त ये ख्याल नहीं आता बच जाएंगे, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में इसी तरह चलता है, अब भी इसी तरह होगा। बाबर साहब, उसामा साहब, पाकिस्तान में किसी को सज़ा मिलती नहीं है। जो भी ताकतवर है, जो भी पैसे वाला है, वो बिल्कुल बड़े आराम से कानून को झल दे के निकल जाता है और कानून की धज्जियाँ बखेर के निकल जाता है, और आने वाले जो हैं वो उसका खमियाजा भुगतते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्लियर है कि 2012 में अजीज़ कुरैशी डीजी प्लानिंग थे, गुलाम सरवर सिंधु डीजी डायरेक्टर, आशिक अली गौरी डिप्टी डायरेक्टर जो थे प्लानिंग। अब ये जो सारे हैं, जफ़र हैं, ये था प्रोजेक्ट मैनेजर लियाकत मईनुद्दीन। अब ये सारे नाम क्लियर हैं, किसके क्या कमेंट थे, किसने फेवर किया, किसने उसको अपोज किया, सारी चीज़ें क्लियर हैं।
अब उसके नतीजे में जो तबाही आई, जो वो आपके सामने है, किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी जो थी वो तबाह हो गई, किस तरह से लोग जानों से गए। तो अगर आप मिसाल नहीं बनाएंगे, अगर जो वाक़या हुआ वो तो अब हुआ है, जो जिन्होंने किया वो आपके सामने है। अगर तो ताकतवर लोग, हमेशा यही होगा कि ताकतवर जो लोग हैं वो निकल जाएंगे और जो गरीब और बेचारा जिसके पास ताकत नहीं है, कमज़ोर है, उसको आप पकड़ लें और जेल में बंद कर दें, तो फिर इस तरह के वाक़ये होते रहेंगे। ये एक नहीं, कई और कॉलोनियाँ बनेंगी, बल्कि बेताशा कॉलोनियाँ और भी होंगी। वहाँ पर बेताशा ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे सारे रूल्स को वायलेट किया होगा, सिर्फ पैसे के ज़ोर पे जो है वो सारी तबाही फेरी होगी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे और वो भी मंजरें यहाँ पर आती रहेंगी। और आगे अगर इस चीज़ को रोकना है तो फिर इनको सज़ा देनी पड़ेगी। जब तक ताकतवर को सज़ा नहीं होगी उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, मैं कहता हूँ लाहौर में हज़ारों ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको सारे कवानीन रूल्स वायलेट करके, बायलॉज जो है उनको करके और वो उनकी अलाउ किया। यहाँ पर भी जब इस तरह का इंसिडेंट होगा तो चंद दिन इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा। सर, हेडलाइंस का चूँकि वक्त हो रहा है, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।